परिचय। इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। संजय और राहुल दोनों कैरम का आनंद ले रहे हैं। अचानक बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद राहुल और संजय दोनों को पसीना निकलने लगा। भाई, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? हाँ, मुझे भी पसीना आ रहा है। ये त्वचा के ठीक नीचे स्वेद ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण निकलता है और स्वेद ग्रंथियों की सहायता से हम शरीर से जल का उत्सर्जन करते हैं। तुम जानते हो कि हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़े, यकृत और त्वचा हैं। वाह, ये बहुत रोचक है भाई। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बताओगे? हाँ, बिल्कुल। इस पाठ में आप मानव शरीर के उत्सर्जी उत्पाद एवं उनके निष्कासन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मानव उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या करना, मूत्र निर्माण का वर्णन करना, वृक्क नलिकाओं के कार्यों की चर्चा करना, निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि की व्याख्या करना, वृक्क क्रिया के नियमन की चर्चा करना, मूत्रण की व्याख्या करना, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका की संक्षिप्त व्याख्या करना और उत्सर्जन तंत्र की विकृतियों की सूची बनाना। मानव उत्सर्जन तंत्र। शरीर का उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट को प्रायः मूत्र या पसीने के रूप में अलग और निष्कासित करता है। मूत्र तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। वृक्क सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं और पश्च उदर भित्ति पर स्थित होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है और लंबाई में लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई में 2.5 सेंटीमीटर माप वाले होते हैं। वृक्क हाइलम एक ऊर्ध्वाधर खांच है जो अवतल सतह के मध्य में स्थित होती है। ये वृक्क के भीतर स्थित रिक्त स्थान वृक्क कोटर के लिए प्रवेश द्वार है। वृक्क हाइलम से होकर वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं वृक्कीय श्रोणी वृक्क कोटर से निकलती है। इस प्रकार वृक्क कोटर वृक्कीय श्रोणी, चषक, वाहिकाओं और तंत्रिकाओं और वसा की चर मात्रा से भरा होता है। वृक्कीय श्रोणी चपटी कीप के आकार की होती है। प्रक्षेपों वाला मूत्रवाहिनी के ऊर्ध्व सिरे का विस्तार चषक कहलाता है। वृक्क ऊतक में बाहरी क्षेत्र वल्कुट कहलाता है और भीतरी क्षेत्र मध्यांश कहलाता है। मध्यांश वृक्क ऊतक के त्रिकोणीय क्षेत्रों का बना होता है जो वृक्कीय पिरामिड कहलाते हैं। पिरामिड संख्या में 4 से 14 तक होते हैं और वल्कुटीय बर्तीनी स्तंभ द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। प्रत्येक पिरामिड वल्कुट के खोल से घिरा होता है और वृक्क की एक पाली बनाता है। वृक्क की सूक्ष्मदर्शीय संरचना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1.2 मिलियन वृक्काणु होते हैं। वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं और प्रत्येक वृक्काणु मूत्र निर्माण में सक्षम होता है। एक वृक्काणु में 2 मुख्य भाग होते हैं: वृक्क कणिका और
वृक्क नलिका। वृक्क कणिका। वृक्क कणिका या मेलपीगिकाय एक गोलाकार संरचना है जो ग्लोमेरुलर संपुट से घिरे ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ की बनी होती है। केशिका गुच्छ गुथित केशिकाओं के एक गोलाकार गुच्छ को संदर्भित करता है। एक अभिवाही धमनिका द्वारा रक्त केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है और एक अपवाही धमनिका द्वारा इससे बाहर ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलर संपुट, जो बोवेन संपुट भी कहलाता है, केशिका गुच्छ को आच्छादित करता है और 2 परतों का बना होता है। ग्लोमेरुलर कोशिकाओं को घेरने वाली भीतरी परत आंतरंगी परत कहलाती है और बाहरी परत भित्तीय परत कहलाती है। वृक्क नलिका ये एक लंबी जटिल नलिका है जो निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाज्य है। समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका आरंभ में अनेक कुंडलियां बनाती है। समीपस्थ संवलित नलिका के नीचे एक सीधा खंड होता है जो समीपस्थ ऋजु नलिका है। हेनले लूप में अवरोही पतला खंड, आरोही पतला खंड और मोटा आरोही पाद होता है। जक्स्टा मेडलोरी नेफ्रॉन में डीटीएस एटीएस से जुड़कर हेयरपिन बैंड बनाती है। एटीएस बाहरी और भीतरी मध्यांश की संधि तक पहुंचती है। वल्कुटीय वृक्क में एटीएस नहीं होती है। डीटीएस मोटे आरोही पाद के साथ लूप के मोड़ तक फैली होती है। मोटे आरोही पाद के सिरे के निकट वृक्काणु अपनी अभिवाही और अपवाही धमनिका के बीच होते हैं। मोटे आरोही पाद का ये छोटा खंड मैक्यूला डेंसा कहलाता है। दूरस्थ संवलित नलिका ये मैक्यूला डेंसा के बाहर एक छोटी दूरी से शुरू होकर वल्कुट में एक बिंदु तक फैली होती है जहां 2 या अधिक सूत्र कणिकाएं की नलिकाएं जुड़ती हैं। मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। गुच्छीय निस्यंदन। जब रक्त केशिका गुच्छ से होकर प्रवाहित होता है तो इसमें उपयोगी रसायन तथा घुलित अपशिष्ट उत्पाद दोनों शामिल होते हैं जो परासरण एवं विसरण द्वारा कलाओं के माध्यम से रक्त से सोख लिए जाते हैं जहां इनका निस्यंदन किया जाता है और इसके बाद इसे बोवेन संपुट में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया गुच्छीय निस्यंदन कहलाती है। इसमें जल, लवण, ग्लूकोज और अन्य रसायन होते हैं। एक औसत आकार वाले पुरुष में सामान्य गुच्छीय निस्यंदन दर यानी जीएफआर लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। नलिका पुनः अवशोषण। यह रक्त प्रवाह में विलय और जल के पुनः पहुंचने की गति है। ये गुच्छीय निस्यंद के संयोजन को परिवर्तित करता है और स्पष्ट रूप से इसकी मात्रा कम कर देता है। नलिका स्रवण। स्रवण में पदार्थ रक्त से निकलकर नलिकाओं में पहुंचते हैं जहां ये जल और अन्य अपशिष्टों के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद उन्हें मूत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। वृक्क नलिकाओं के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी। समीपस्थ नलिकाकार कोशिकाओं की पहचान उनकी ल्यूमिनेल सतह पर उपस्थित ब्रुश बाढ़र उपकला द्वारा की जाती है। ब्रुश में हजारों अंकुर होते हैं जो 20 वलियों द्वारा प्रत्येक कोशिका के अवशोषण सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं। समीपस्थ संवलित नलिका पुनरावशोषण करती है। निस्यंदन के लिए किए गए जल Na+Cl- K+ और अन्य विलियों का लगभग 67%।
केशिका गुच्छ द्वारा निस्यंदन किए गए लगभग समस्त ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। समीपस्थ संवलित नलिका H+, यूरेट, पेनिसिलीन, सल्फोनाइमाइड और क्रिटिनिन स्रावित करती है। वृक्क नलिकाओं के कार्य। हेनले लूप। निस्यंदन किए गए Na+ और Cl- का लगभग 20% निस्यंदन किए गए जल और धनायनों जैसे कि K+, Ca2+ और Mg2+ का 15% भाग हेनले के लूप में पुनः अवशोषित किया जाता है। हेनले लूप के पतले अवरोही पाद में जल निष्क्रिय रूप से और ये नलिकाकार ल्यूमेन के अंतराकाशी द्रव से सोडियम आयनों के विसरण द्वारा एक साथ अवशोषित किया जाता है। हेनले लूप के पतले आरोही पाद में Na+ और Cl- का सीमित सक्रिय पुनरावशोषण इस जल के अपारगम्य पाद में होता है। जल की अपारगम्यता के कारण इस पाद में रहने वाला तरल प्लाज्मा के सापेक्ष अल्प परासारी होता है। दूरस्थ संवलित नलिका यानी DCT। दूरस्थ नलिका के प्रारंभिक खंड में ये Na+, Cl- और HCO3- का पुनरावशोषण करती है और ये जल के लिए अपारगम्य होती है। संग्रह नलिका। ये सांद्रित मूत्र उत्पन्न करने के लिए जल का पुनरावशोषण करती है। निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। एक प्रतिधारा प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें अंतर्वाह समांतर विपरीत दिशा में और कुछ दूरी तक बहिर्वाह के बहुत नजदीक प्रवाहित होता है। प्रतिधारा प्रवाह प्रणाली यू आकार की नलिकाओं से बनी होती है। वृक्क में हेनले लूप और वासा रेक्टा प्रतिधारा प्रणाली निर्मित करते हैं। हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी अति परासारिता और वृक्कीय मध्यांश में प्रवणता के लिए जिम्मेदार होती है। ये प्रवणता NaCl और यूरिया के कारण बनती है। हेनले लूप का आरोही पाद NaCl का परिवहन करता है और उसके बाद वासा रेक्टा के अवरोही पाद के साथ इसका विनिमय करता है। ये एकल प्रभाव कहलाता है। एकल प्रभाव के गुणन के कारण अंतराकाश की परासारिता वलकुट से मध्यांश और पैपिला तक उत्तरोत्तर बढ़ती है। यूरिया मध्यांश परासरणी प्रवणता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरोही और अवरोही वासा रेक्टा के बीच विलय का प्रतिधारा विनिमय मध्यांशी अंतराकाश से विलय के प्रवाह को कम कर देता है। पदार्थों का ये परिवहन प्रतिधारा क्रियाविधि कहलाता है। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्क के कार्य का नियमन हाइपोथैलेमस, जैक्स्टाक्लोमेरुलर उपकरण और हृदय द्वारा होता है। प्रतिमूत्रल हार्मोन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है और पीयूष ग्रंथि से रुधिर प्रवाह में मुक्त किया जाता है। ये तरल धारण में वृद्धि करके वृक्कों को अधिक जल पुनरावशोषित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हाइपोथैलेमस में स्थित परासरण ग्राही रुधिर की परासारिता में 300 मिलीलीटर ओस्मोल प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि देखते हैं तो हाइपोथैलेमस ADH मुक्त करता है। इस चरण में परासरण ग्राहियों की कोशिकाएं प्यास को बढ़ावा देती हैं। पानी पीने से रुधिर की परासारिता कम हो जाती है और ये ADH का स्रवण रोक देती हैं। केशिका गुच्छ की अभिवाही धमनिका में रुधिर दाब में कमी के कारण JGA रुधिर प्रवाह में एक एंजाइम रेनिन मुक्त करता है। रेनिन
एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू करता है जो एंजियोटेंसिनोजेन नामक प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 2 नामक पेप्टाइड में बदल देती है। एंजियोटेंसिन 2 धमनिकाओं को संकुचित करके रुधिर दाब को बढ़ा देती है। एंजियोटेंसिन 2 अधिक जल और NaCl को पुनः अवशोषित करने के लिए PCT को संकेत करके रुधिर आयतन में भी वृद्धि करता है। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन हार्मोन मुक्त करने के लिए अधिवृक्क वल्कुट को सक्रिय करता है। एल्डोस्टेरोन अधिक जल और सोडियम आयनों को अवशोषित करने के लिए DCT को प्रेरित करता है। इससे रुधिर आयतन और रुधिर दाब में वृद्धि होती है। अलिंद के माध्यम से रुधिर प्रवाह में वृद्धि के कारण हृदय द्वारा अलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक यानी ANF मुक्त किया जाता है। ANF से रुधिर वाहिकाओं में विस्फारण होता है, जिसके कारण रुधिर दाब घट जाता है। मूत्रण। मूत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भरे हुए मूत्राशय को खाली किया जाता है। मूत्रण की प्रक्रिया में शामिल घटनाएं हैं मूत्राशय का भरना और मूत्राशय खाली करना। जब वृक्कीय श्रोणि में मूत्र एकत्र होता है तो श्रोणि में दाब बढ़ जाता है और श्रोणि में क्रमाकुंचक संकुचन शुरू हो जाता है और मूत्राशय की ओर मूत्र को धकेलने के लिए मूत्रवाहिनी के साथ साथ फैलता है। एक बार जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्राशय की भित्ति पर स्थित ग्राही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजता है। CNS मूत्राशय को संदेश पहुंचाता है, जिससे मूत्राशय की चिकनी पेशियां संकुचित होती हैं और मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन के कारण मूत्र का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। अपशिष्टों के उत्सर्जन में फेफड़े, यकृत और त्वचा भी सहायक होते हैं। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को उत्सर्जित करते हैं। पित्तवर्णक पुरानी लाल रुधिर कोशिकाओं के विखंडन से यकृत द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पित्त का उपयोग वसा को विखंडित करने के लिए किया जाता है। इस तरह ये हमारे शरीर से अवांछित अपशिष्ट उत्सर्जित करने में सहायता करता है। त्वचा में स्वेद और तैल ग्रंथियां होती हैं। स्वेद के माध्यम से यह कुछ मात्रा में जल, यूरिया और लवणों का उत्सर्जन करती है। तैल ग्रंथियों का मुख्य कार्य त्वचा की रक्षा करना है। ये सीबम नामक तैलीय पदार्थ स्रावित करता है, जो बाल और त्वचा को चिकना बनाता है। यह त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी कम कर देता है। उत्सर्जन तंत्र की विकृतियां। यूरीमिया। जब मूत्रीय अपशिष्ट रुधिर में संचित हो जाता है तो ये यूरोमिया कहलाता है। ये एजेटोमिया भी कहलाता है। ये वृक्कपात का कारण हो सकता है। वृक्क प्रत्यारोपण और रक्त अपोहन यूरेमिया के उपचार हैं। रक्त अपोहन में रक्त से मूत्रीय अपशिष्ट को एक अर्ध पारगम्य कला के माध्यम से विसरण दर में अंतर करके हटाया जा सकता है। वृक्क प्रत्यारोपण में किसी व्यक्ति के अक्रियाशील वृक्क की जगह एक स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क को प्रत्यारोपित किया जाता है। रीनल केल कलाई। ये वृक्क पथरी भी कहलाता है। मूत्र मार्ग में एक कठोर पिंड निर्मित हो जाता है, जिसके कारण दर्द, रक्तस्राव और संक्रमण हो जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक वृक्क रोग है जिसमें वृक्क का वो भाग जो रक्त के अपशिष्ट और तरल का निस्यंदन करता है नष्ट हो जाता है।
क्या आप जानते हैं? यकृत स्वयं का पुनरुद्भवन कर सकता है। वृक्क शरीर के कुल भार का केवल 0.5% निरूपित करता है। वृक्क 1 घंटे में लगभग 2 गैलन रुधिर छानते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मूत्र तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग शामिल होते हैं। वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्काणु में 2 मुख्य भाग होते हैं, वृक्क कणिका और वृक्क नलिका। मूत्र निर्माण में 3 प्रक्रम शामिल होते हैं, जो गुच्छीय निस्यंदन, नलिका पुनरावशोषण और नलिका श्रावण हैं। वृक्क में हेनले लूप और वासा रेक्टा प्रतिधारा प्रणाली निर्मित करते हैं। वृक्क के कार्य का नियमन हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण और हृदय द्वारा होता है। मूत्रण की प्रक्रिया की घटनाएं मूत्राशय का भरना और मूत्राशय को खाली करना है। अपशिष्टों के उत्सर्जन में फेफड़े, यकृत और त्वचा भी सहायक होते हैं। यूरेमिया, रीनल कैल्कलाई और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उत्सर्जन तंत्र की विकृतियां हैं।